का जवाब दें। हालांकि भाषा और संवेदना का सवाल काफ़ी एक जटिल सवाल है, पर ये जो आवाज़ है और इसको लकीरों में ढालने की जो तासीर है, क्या ये आपको विरासत में मिली? देखिए, फॉर्चुनेटली आई वाज बोर्न इन अ फैमिली जहाँ almost everybody was a writer, and since generations they were writers. I think I am the seventh generation writer, and writers of certain recognition. They are mentioned in any respected Urdu anthology. लेकिन ये तो है कि अगर आप किसी एटमॉस्फेयर में पैदा हुए हैं, उसी में आप you have been brought up there, so whatever is around you comes into you through some process of osmosis. But there is a difference between zamindari and writing. zamindari to inherit कर लेता आदमी बहुत आराम से. You can't inherit poetry or writing like that. तो ये ज़रूर है कि you are exposed to literature, you are exposed to poetry, and it helps you to learn so much. But ultimately, it is for you to learn and to carry forward the tradition. That is your own effort, your own talent, your own caliber. तो देखिए, साहित्य की जो साहित्य प्रेमियों की दुनिया तो खैर छोटी सी है, पर आपको जानने वाले लोग इससे बाहर हैं। भारत के शायद सभी परिवार में आपको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और शायद इसका सबसे बड़ा श्रेय हिंदी फिल्मों को जाता है। आज भी अगर पटकथा लेखक के रूप में लोग अगर किसी का नाम जानते हैं तो वो है सलीम जावेद का नाम। तो ये जो हिंदी फिल्मी कहानियों का जो आपने कुनबा जो खड़ा किया, और इसमें जो एक किरदार और एक आवाज़ जो बार बार उभर के आई, एक एंग्री यंग मैन की, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये सो कॉल्ड एंग्री यंग मैन की इमेज है, और ये जो 4-5 फिल्में थी हमारी, जैसे जंजीर या दीवार, शोले, त्रिशूल, शक्ति, इनके बारे में हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत लिखा गया है। यूरोप में भी, अमेरिका में भी कई लोगों ने तो इस पे थीसिस लिखे हैं और उसको एनालाइज किया है, और इन फिल्मों का जो लैंग्वेज का मेटाफर है उसके बारे में, और बहुत सारी बातें होती हैं। बल्कि बहुत सारी बातें तो जब मैं वो पढ़ता हूँ, इस तरह के आर्टिकल्स और थीसिस, तो मुझे पता चलती है, मुझे खुद ही नहीं मालूम थी। एक्चुअली, to be honest, when we were doing these scripts, we were just trying to write an interesting script. अब उसमें बहुत से सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस और उसके नुएंसेस देखे जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो सब गलत हैं, उनमें से बहुत सही भी होंगे। जो एंग्री यंग मैन की इमेज है वो क्यों इतनी पॉपुलर हुई थी, क्या आज भी हो सकती है उतनी पॉपुलर, या 1950 में हो सकती थी, परहैप्स नॉट। लेकिन ये इट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज नॉट थॉट ऑफ कि ये एक स्कीम थी कि दिस इज व्हाट द सोसाइटी वांट्स, सो वी शुड ऑफर देम दिस सो दे विल लैप इट अप। ऐसा नहीं था। और बहुत अच्छी बात है कि वी वर टोटली अनअवेयर of any socio-political or socio-economic relevance of these stories or the character. It's very healthy and very good. उसकी वजह यह है कि ये इग्नोरेंस इसलिए थी कि हम सोसाइटी को बाहर से देख के उसके बारे में डिसीजन नहीं ले रहे थे। हम उस सोसाइटी का पार्ट थे। वी वर ब्रीदिंग दैट सेम एयर दैट अदर्स वर ब्रीदिंग, सो सम we were in sync with the society, we were the part of the society, and without knowing that this is collective thinking, we were also thinking the way most of the people were thinking, and that was very fortunate of us that our ideas, our thoughts, our feelings were in sync with the society, and that is why these films and this character become so popular. जज साहब, आपने जो है स्क्रिप्ट राइटिंग पहले शुरू की, उसके बाद यू टुक टू पोएट्री, एंड हाउ आर दीज टू क्रिएटिविटीज डिफरेंट, फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? देखिए, पहले तो ये है कि होता क्या है कि अगर एक दुकानदार है, उसका लड़का बिगड़ जाता है तो वो दुकान पे नहीं बैठता। तो ऐसे ही मैं भी असल में अपनी फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का था। तो अब मैं अपना रिबेलियन कैसे दिखाऊं? अगर मैं पोइट्री लिखने लगता तो फिर तो मतलब फॉलिंग इन लाइन था ना। तो मैंने पोइट्री, मुझे मालूम था 15-16 साल की उम्र से दैट आई कैन राइट इन मीटर, आई अंडरस्टैंड पोइट्री। मुझे 15-16 साल की उम्र तक तो कई हज़ार शेर याद हो गए थे। 12-13 साल की उम्र से याद है। आज भी मैं दूसरों लोगों की पोइट्री जो उसी समय की है, उसी टाइम में मैंने याद
हुई थी मुझे, वो मैं आपको कई घंटे सुना सकता हूँ। मेरे जो कॉलेज में फ्रेंड्स थे जो पोइट्री करते थे या कॉलेज के बाद भी, मैं उन्हें सजेस्ट भी कर देता था लाइन, लेकिन मैं ख़ुद नहीं लिखता था। एक्चुअली मैंने पोइट्री लिखना उस एज में शुरू की जिस एज में आमतौर से लोग पोइट्री लिखना छोड़ देते हैं। तो थोड़ा लेट हुआ ये काम, लेकिन होता क्या है कि आप कितने भी रिबल कीजिए, घूम फिर के बनिया का लड़का दुकान पे बैठ ही जाता है आके। तो सो मैं भी बैठ गया। जहाँ तक स्क्रिप्ट राइटिंग का ताल्लुक़ है, आई थिंक एनीबडी हु इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग fiction on one hand and is enamored by the glamour of cinema on the other hand, तो वो फिर ये तो बड़ी नेचुरल बात है कि उसके ध्यान में आएगा कि ये कहानी जो मैंने पढ़ी है या ये कहानी जो मैंने सुनी है ये फिल्म में कैसी लगेगी। तो मैं तो जब कॉलेज में था आई डिसाइडेड देयर वाज नो कन्फ्यूजन इन माय माइंड दैट आफ्टर ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन भी एक वजह से मैं कर रहा था, आपको बता दूं, उसकी वजह से क्वेस्ट फॉर नॉलेज नहीं था। वो उस ज़माने में कुछ मैगज़ीन थे जो हिंदी उर्दू के होते थे, तो उसमें हर वीक, अगर वीकली था तो हर वीक एक कॉलम आता था फिल्म की किसी पर्सनालिटी के बारे में, कि पैदाइश यहाँ हुई, एज साल ये है, इस ईयर ऑफ बर्थ ये है, और शौक़ ये है, फेवरेट कलर ये है, ये सारी चीज़ें होती। उसमें एक ये भी होता था कि शिक्षा, एजुकेशन, तो काफ़ी लोगों के बारे में आगे लिखा होता था एजुकेशन के आगे, ज़्यादातर घर पे ही मिली है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि जब मैं फिल्मों में जाऊं तो मेरे आगे ये लिखा हो, तो मैं चाहता भाई कम से कम ग्रेजुएट तो लिखा हो जाने से पहले, तो इतना तो पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आई एम द मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन ऑफ माई फैमिली, आई एम ओनली अ ग्रेजुएट। तो उसके बाद आगे लिखा हो ग्रेजुएट, तो वो पढ़ने के बाद व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, जॉइन फिल्म इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज्ड टू थिंक दैट आई विल बिकम अ डायरेक्टर। मगर ये कि जब मैं वहाँ गया तो कहीं जो डायरेक्टर्स होते थे उनके सीन में कुछ गड़बड़ होती थी तो मैं उसे ठीक कर देता था, जस्ट टू प्रूव माय यूटिलिटी कि भाई मैं भी किसी काम का हूँ। तो फिर हर एक मुझे कहता था कि तुम लिखा करो, और तुम लिखो, फिर आगे सीन भी लिखाने लगते थे। तो धीरे धीरे पीपल हु आर अराउंड मी एंड माय पियर्स देयर, दे पुश मी एंड द डायरेक्टर पुश मी इन दिस डायरेक्शन। फिर उसके कुछ रिजल्ट भी ठीक ही निकले और तो अच्छे रहे, तो फिर मैं उधर ही चला गया। और पोइट्री राइटिंग जो है मैंने शुरू की अराउंड 78-79। तो वो जो पहला एक फ्लैश ऑफ सक्सेस था वो पूरा हो गया था। अब वो पहले तो हर चीज़ एक्साइट करती है, हिट होना पिक्चर का और जुबली होना और ट्रॉफ़ी मिलना और अवार्ड मिलना। अब वो होते होते उसका भी एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग जाता है, फिर वो आपका एक्साइटमेंट जो है उतना नहीं रहता। और फिर कुछ कई बातें हुई। माय फादर ऑल्सो पास्ड अवे एंड देन माय यंगर ब्रदर हु वाज इन यूएस, ही वाज राइटिंग पोइट्री सिंस अ वेरी यंग एज एंड उसकी भी किताबें छप गई थी और बड़ी अच्छी पोइट्री करता था। तो मैंने कहा भाई ये तो पूरी फैमिली ट्रेडिशन छोटा भाई लेके भाग जाएगा। तो ये भी एक फियर था। दूसरा ये भी था कि फादर नहीं रहे थे, तो अब जब बाप ही नहीं रहा तो अब झगड़ा किससे करें। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, अब जो हो गया अब तो शायरी वारी शुरू कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ऑन अ मोर सीरियस नोट, कि इफ़ यू आर अवेयर व्हाट इज़ गुड पोइट्री or what is good music or what is good prose or whatever, it becomes very difficult for you to start doing it because you feel intimidated. एक जो ignorance की courage होती है वो अलग होती है कि पता ही नहीं है कि अच्छा क्या होता है तो हम लिखने लगे। लेकिन जब आपको मालूम है कि मास्टर्स ने क्या काम किया हुआ है और कितना अच्छा काम किया हुआ है, तो हिम्मत नहीं पड़ती कि हमने लिखा तो पता नहीं कैसा होगा। अच्छा, इत्तेफाक से मेरी फैमिली में भी माय फादर, माय मैटरनल अंकल मजाज, anybody who knows anything about Urdu would know their names. My grandfather, all of them were big poets, and because of them I knew all the contemporary big poets of the subcontinent personally from my childhood. I was familiar with their work. I
was familiar with classical Urdu poetry, modern, postmodern, and so on, progressive poetry. तो वो खौफ इतना था कहीं दिल में कि तब भी उसकी भी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सोचा कि चलो करते हैं। तो इसमें टाइम लग गया। एक तो वजह ये थी कि वो फिल्मों का ग्लैमर और फिल्म में जो सक्सेस मिली, दैट वाज वेरी सेडक्टिव, तो दूसरी चीज़ का टाइम ही नहीं था। दूसरी तरफ आई हैड रादर स्लाइटली, लेट मी पुट इट वेरी डिप्लोमेटिकली, अनयूजुअल रिलेशंस विद माय फादर। तो वो भी एक चक्कर था कि क्यों करूं मैं, मुझे नहीं लिखना। कुछ ये भी था, और कुछ ये भी था कि एक फियर भी था कि अगर लिखा तो पता नहीं कैसा, कितना अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन विद टाइम, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, आई गॉट ओवर ऑल दीज थ्री हर्डल्स। जैसे उर्दू शायरी की बात करें तो इसका एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है, गालिब मीर से लेके इकबाल, फैज़, फराज और फिर सरदार जाफ़री, मजरू, साहिर, जिसमें आपके वालिद जानिसार अख्तर का भी नाम शामिल है। और इस उर्दू साहित्य की का जो विकास का जो सिलसिला चला, उसमें शायद सबसे ऊंची जो उसने जो बुलंदियां हासिल की वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के वक्त थी, और जिसमें अभी के वक्त में कुछ गिरावट ज़रूर नज़र आती है। और इस बारे में बात करते हुए अभी के प्रोग्रेसिव क्रिटिक शमशूर रहमान फ़ारूकी ने कहा कि उन्होंने अपने ही अंदाज़ में कहा कि इसके पीछे शायद एक मूल कारण ये है कि लेखकों में बढ़ती नॉन सीरियसनेस या अगंभीरता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत एक्चुअली बड़ा लंबा सवाल है, बल्कि ये बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर लिए, लेकिन जो आखिरी हिस्सा है चलो उसी को लेके चलते हैं, बाकी बातें अभी भूल जाते हैं, वो बाद में करेंगे। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या सिचुएशन है, आई मस्ट एक्सेप्ट माई इग्नोरेंस व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा इंस्टिंक्टिवली कि शायद यहाँ ये नहीं हो रहा होगा, बिकॉज people of this part of India are rather proud and loyal to their language. हो ये रहा है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है और ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और जो कुछ है, उसने जो कॉर्पोरेटाइजेशन किया है सोसाइटी का, उसमें इंग्लिश हैज़ बिकम दी नेसेसिटी। और उसमें मतलब मुझे उस पर एतराज़ भी नहीं है, वो लोगों में से मैं नहीं हूँ जो कहते साहब हिंदी तो, इंग्लिश तो विदेशी भाषा है, इसे निकाल दो, ये सब बेकार बात है। इंग्लिश जो है अब इंग्लैंड की ज़बान नहीं रही है, इंग्लिश दुनिया की ज़बान है, और उसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि अब our middle class and our upper middle class, their children are learning English at the cost of their vernacular languages. तो फिर vernacular language कहाँ जाएगी? चाहे कोई भी ज़बान हो हिंदुस्तान की, उसके साथ ये हो रहा है। हमारी जो vernacular languages हैं, जो हमारी अपनी लैंग्वेजेस, ज़मीन से उगी हुई लैंग्वेजेस हैं, वो अपर क्लास ने, मिडिल क्लास ने एब्डिकेट कर दिया। अब जो लिटरेचर बनता है, जो एस्थेटिक्स बनती है, जो उसमें ब्यूटी पैदा होती है, वो तो हमेशा मिडिल क्लास ने किया है। अब जो बहुत ही पुअर क्लास से भी आर्टिस्ट पैदा हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि उनसे डिमांड करना अनफेयर होगा। जहाँ ज़िंदगी इतनी हाश है कि सुबह 4 बजे एक आदमी को उठ के ठेला लेके जाना पड़ता है, और उसके बाद शाम के 10 बजे वो किसी तरह से एक वक्त की रोटी का पैसा कमा के वापस आता है। आप उससे कहें तुम नॉवेल भी लिखा करो, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है और नहीं हो पाता है। ये मिडिल क्लास के पास थोड़ी ये प्रिविलेज होती है, और दुनिया में आप देखेंगे तो लिटरेचर बाय एंड लार्ज ठीक है। कभी जब मिडिल क्लास ने ये लैंग्वेजेस ही छोड़ दी तो गई कहाँ? आज एनीबडी वर्थ हिज सोल सेंड्स हिज और हर चाइल्ड टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, उसका बच्चा वर्नाकुलर स्कूल में जाता है। जहाँ जो ज़िंदगी है वहाँ एस्थेटिक्स को डेवलप करने की फैसिलिटी ही नहीं है और ना अपॉर्चुनिटी है। तो लैंग्वेज आपने हवाले कर दी है स्लम के, बजाय इसके कि आप स्लम को बेटर करते, उसकी ज़िंदगी को ऊपर लाते, आपने उसके पास छोड़ दी लैंग्वेज, और कुछ नहीं दिया उसे।
वो लैंग्वेज भी इस्लाम में बाकी जैसी गलियां हैं, जैसी नालियां हैं, जैसी ज़मीन है, उसी तरह लैंग्वेज भी उसके साथ वैसी होगी। जैसे हालात होते हैं वैसी ज़बान बनती है। आज जब पोएट जाता है वहाँ पर मुशायरे में, तो जो सामने ऑडियंस है वो मिडिल क्लास की है ही नहीं, तो उसे इसे सुनानी है और उसका रोजी रोटी चल रही है। मुशायरा इज नॉट ओनली some kind of a exercise in serving literature, but as a matter of fact, it is his means of living. तो वो तो वैसी पोइट्री लिखने लगता है जो कि इसे अपील करेगी। तो बजाय इसके कि आप लिसनर के एस्थेटिक्स को ऊपर लाते, आप खुद नीचे जा रहे हैं। ये इसकी इकोनॉमिक्स है, इसकी सोशियोलॉजी है, आप क्या कर सकते हैं। हम कहें कि नहीं भाई तुम ऐसी पोइट्री लिखो जो बहुत अच्छी है, तो कहे मेरी तो रोटी नहीं चलेगी। इसलिए रोटी नहीं चलेगी कि आज जिन लोगों को अच्छी पोइट्री पसंद आ सकती है वो तो इंग्लिश पढ़ते हो। ये रहा बाय एंड लार्ज। हम लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस को, और इसका जो हार्म है वो सिर्फ ये नहीं है कि पोइट्री ख़राब हो गई, इसका हार्म ये है कि हम लोग कल्चर की बात करते हैं, हम ट्रेडिशन की बात करते हैं। ये तब कहाँ से आता है? हमारी सारी ट्रेडिशन, हमारा सारा कल्चर एक व्हीकल में चलता है जिसका नाम है लैंग्वेज। यू किल अ लैंग्वेज, यू किल हिस्ट्री, यू किल ट्रेडिशन, यू किल कल्चर, ख़त्म हो जाता है। यही हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ नहीं हो रहा होगा, इसलिए कि इस मामले में मेरा ऐसा ख्याल है कि एक आम बंगाली ज़्यादा सेंसिटिव है और उसे अपनी ज़बान की इज्जत है, लेकिन बाकी जगह तो अच्छा नहीं हो रहा। जैसा से उर्दू की अगर ख़ास में बात करें तो इस पे ये अक्सर ताना कसा गया है कि वैसे जो भाषा की पैदाइश तो यहीं हुई, दिल्ली में ही हुई है, और जो है इसका जो अंग प्रत्यंग ये तो यहीं का, इसी देश का है, पर जो इसकी आत्मा है वो विदेशी है। इसकी लिपि फ़ारसी है और कई सारे अरबी फ़ारसी के जो शब्द है जो वो अनावश्यक तरीके से भरे हुए पड़े हैं। तो इस बात को आप मानेंगे? देखिए, ये ऑब्जेक्शन करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आदमी को उर्दू के बारे में कुछ पता नहीं हो। जिसको ज़रा सा भी पता है वो कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें उर्दू के बारे में नहीं पता। फैक्ट ये है कि एक तो लिपि से ज़बान नहीं होती है। पंजाबी है, पंजाबी 3 लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी जो पर्शियन रस्मुल ख़त है जो जिसमें उर्दू लिखते हैं वो भी पंजाबी है, और गुरमुखी में लिखी जाती है वो तब भी पंजाबी रहती है। अगर लिपि से लैंग्वेज बाहर की हो जाती है तो फिर तो इंग्लिश इंग्लैंड की नहीं है, फ्रेंच भी इंग्लैंड की नहीं है, जर्मन भी इंग्लैंड की नहीं है। नहीं, जर्मन को हाँ, जर्मन भी नहीं, रशियन ही एक्सेप्शन है। ये तो सारी रोमन स्क्रिप्ट है, तो फिर ये सब इटालियन हो गई। ये तो इंग्लैंड की, फ्रांस की रही नहीं, जर्मनी की रही नहीं। लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है वो लैंग्वेज नहीं है। तो क्या वोकेबलरी लैंग्वेज है? मैं तो अभी रिपीट कर रहा हूँ, आज शाम को ही मैंने कहीं सुनाया था कि मैं अभी कुछ बोलता हूँ और जो लोग आम हिंदुस्तानी समझते हैं वो बताएं कि वो समझे हैं कि नहीं समझे। सिंपल, कोई डिफ़िकल्ट ज़बान नहीं है। एक मकान के एक कमरे में एक आदमी और एक बच्चा बाल्टी से पानी लेके नहाए बैठे थे। बावर्ची ने आके नाश्ता दिया। नाश्ते में टोस्ट था और उड़द की दाल। नाश्ता करने के बाद आदमी ने चिक हटाई, सामने रखे संदूक में से पिस्तौल निकाली, दीवार पे टंगी, बंदूक उतारी और जल्दी से बाहर चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। सबको समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? लैंग्वेज डिफिकल्ट है? अच्छा, अब ज़रा इसे देखते हैं। मकान is an Arabic word, कमरा is an Italian word, आदमी Arabic again, बच्चा Persian,
Urad, Tamil. Toast is actually English toast. Chick, Turkish. Sanduk, Turkish. Banduk, Turkish. Pistol, English, pistol. Balti, Portuguese. Bebas is Sanskrit. Vivash is mispronunciation of Vivash. In these 4 lines, you have spoken some 10 languages. So to say that Urdu has too many words, which language doesn't have words from different languages? Every language. The fact is that if you take an average Hindi dictionary, at least 5 to 6,000 words have come from Persian. If you take an Urdu dictionary, 75% words are neither from Arabic not from Urdu. They are Indian words. And when we have taken, because they used to be our neighbors, ईरान ये तो बीच में अभी आ गया पाकिस्तान, वरना तो नेक्स्ट तो ईरान था ना हमारे साथ. अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही था भाई. वो मौर्य ज़माने में भी और मुग़ल ज़माने में भी. तो ये काबुल और कंधार ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा थे.